एवरीवन, वेलकम बैक टू जीआरएफ अड्डा। कैसे हो आप सभी लोग? ये है आज का नया ताजा जीआरएफ अड्डा के तरफ से आप सभी लोगों के लिए। जैसे पूछता है ना, जब हम नया लोगों से मिलता है तो ये पूछता है ना कि कुछ नया ताजा कुछ हो रहा है। तो ये है जीआरएफ अड्डा की तरफ से, जीआरएफ अड्डा की तरफ से आप लोगों के लिए नया ताजा, जो कि है हर रोज आप लोगों को फ्री टेस्ट जो है वो मिलेगा। फ्री पीडीएफ जो है, जो भी आपका पेपर 1 पेपर 2 के क्लासेस जो है उसका फ्री पीडीएफ जो है आपको मिलेगा। उसके साथ साथ हर संडे आप लोगों के लिए मॉक टेस्ट जो है, पूरा मॉक टेस्ट यानी कि 150 के 150 क्वेश्चन जो है ना, वो हर किसी को अब जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा। और आपका 15 दिन यानी कि हर 15 दिन बाद एक काउंसलिंग सेशंस, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। हाँ, जरूर आप सही सुन रहे हो, फ्री ऑफ कॉस्ट में। बट उसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जीआरएफ अड्डा एप्लीकेशन में। उसको जो है आपको एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर में जाके। उसके बाद ये सारे चीजें जो है ना आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पहली बार मेरे क्लासेस को देख रहे हो तो मेरा नाम शीतल है और मैं आपके पॉलिटिकल साइंस के एजुकेटर हूँ, और ये रहा मेरा क्वालिफिकेशंस। आज का जो सेशन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम लोग डिस्कस करेंगे 60 डे स्ट्रेटजी। बट उस स्ट्रेटजी को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया आप लोगों के ऑफर जो है वो लेकर आई हूँ, जो कि आपका 30% ऑफ जितने भी आपके जीआरएफ अड्डा प्रीमियम के जो कोर्सेस है उसमें। और आप सभी लोगों को आइडिया तो रहता होगा, जो तैयारी कर रहा है आपके मतलब जोरों शोरों से जो तैयारी कर रहा है उन लोगों को खास करके आइडिया होगा, या फिर फॉर अ वेरी फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहा है उनको भी हो सकता है आइडिया कि ओनली 0.8% जो है ना जीआरएफ का आपका सिलेक्शन जो हो पाता है। ठीक है, इतने सारे बच्चों में से। तो अगर आप लोगों भी इस 0.8% में आना चाहते हो, ठीक है, जून 2025 के एग्जाम जो होने वाला है 7 दिन बाद यानी 60 डेज बाद, तो आप भी उनमें से एक बच्चे जो है वो हो सकते हो। जिस बच्चे ने शुरुआत से ही स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रखे होंगे उनको पता चल गया होगा कैसे क्या करना है। उन लोगों को जो एक स्टेज जो है वो मिल गया होगा, क्योंकि उनकी तैयारी जो है ना आधी हो गए होंगे। एटलीस्ट हाफ ऑफ द आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो गए होंगे। बट जिस बच्चे ने अभी नया नया तैयारी शुरू की है, या फिर जिसने हाल फिलहाल में ज्वाइन करा है या फिर करना है, जो अभी उस सिचुएशन में फंसे हुए कि मुझे जीआरएफ तो निकालना है, बट ऐसे क्या चीज करना चाहिए जिसके लिए मैं जीआरएफ जो है टारगेट किस तरीके से करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए, तो उसी के लिए आप लोगों को जो है जीआरएफ अड्डा प्रीमियम जो है उसके साथ जरूर जा सकते हो। आपको कोई ये जो होता है ना कि मैंने वो डिसीजन लिया उसके बाद मुझे उस डिसीजन को लेके मैं अफसोस हुई, आई टुक अ रॉन्ग डिसीजन, वो वाला जो फेस है ना आपको बिल्कुल भी यहाँ पे फील नहीं होगा। यू विल ऑलवेज थिंक यू हैव टुक अ राइट डिसीजन। तो इसीलिए 60 डेज का जो है आपके पास टाइम पीरियड है। उस टाइम पीरियड के जो ऑफर अभी चल रहा है ना उसको भरपूर फायदा उठाइए। 30% ऑफ है। और आप यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, सीधा सिलेक्शन की ओर जो है वो जाएंगे जीआरएफ अड्डा टीम के साथ। और अगर ये जो ऑफर है ना वो इसको कहाँ पे एप्लीकेबिलिटी होता है, प्रीमियम कोर्स कैसे होता है, उसको थोड़ा सा आप जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। प्रीमियम कोर्स में हर एक क्लासेस जो है वो लाइव क्लासेस रहती है, कंप्लीट लाइव क्लासेस, बेसिक से लेकर आपके जितने भी क्लासेस है वो सारे लाइव रहेगा। और जितने भी क्लासेस है उससे रिलेटेड क्विजेस अलोंग विद पीडीएफ। ठीक है, क्योंकि आपके क्लास के साथ पीडीएफ को कंबाइन करना बहुत जरूरी रहता है, तभी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी जो है वो पूरा तरीके से होता है। क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपके एडुकेटर पढ़ाते हो, वो कॉन्सेप्ट्स को पूरा समझाते हुए चलेगा, बट पीडीएफ में क्या होगा, आपका फैक्ट्स इंक्लूड होगा, बुक्स ऑथर्स इंक्लूड होगा, तो ये सारे कुछ जो है ना पीडीएफ से क्लियर होता है, इसलिए पीडीएफ भी जरूरी होता है यहाँ पर। उसके साथ साथ इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। ये क्यों है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, सबने कहा जाना है जीआरएफ क्लियर होने के बाद, या तो पीएचडी करने के लिए जाएंगे या तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाएंगे। इंटरव्यू तो देना ही पड़ेगा दोनों में। तो उस इंटरव्यू में मदद करने के लिए आप सभी लोगों के लिए जो है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम जो है वो रखा जा रहा है। उसके साथ साथ हैंडबुक आपको मिलेगा दोनों पेपर 1 पेपर 2 का, और डाउट क्लियरिंग सेशन कंप्लीट वीडियो कोर्स के साथ, और 10 साल के पीवाईक्यू, जो कि है बहुत जरूरी, मैं बहुत जरूरी मानती हूँ 10 साल के पीवाईक्यू डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। आपने बहुत बुक्स देखे होंगे जहां पर पीवाईक्यू सॉल्व करे जा रहे हैं, पीवाईक्यू के आपके 10 साल के 15 साल के आपके क्वेश्चंस है। बट
आपको यहाँ पर जीआरएफ अड्डा प्रीमियम में उसको जो है आपके 10 साल का जो पीवाईक्यू है ना, डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मिल रहा है, और 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो बहुत काम आता है आपके, जब तैयारी जो है वो इस लेवल पर पहुंच पहुंच गए होते हैं ना, आपका एंड स्टेज आ रहे होते हैं ना, तो मॉक टेस्ट जो है वो बहुत काम आता है। क्यों काम आता है? आपका स्पीड जो है यहाँ पे फिक्स हो जाता है। आप मॉक टेस्ट हर रोज सॉल्व करते हो ना, तो आपका स्पीड जो है अपने आप धीरे धीरे इंक्रीज होता है। 3 घंटे में जो कंप्लीट करने वाला पेपर ना, वो 2.5 घंटे में होने लग जाता है। बट एग्जाम का सिनारियो कुछ और होता है। एग्जाम हॉल में जब जाते हो तो माहौल कुछ होता है, प्रेशर कुछ और होता है। तो यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट की वजह से आप लोगों को वो जो टाइम पीरियड जो होता है ना, जो आपको यहाँ पर 3 घंटे की जगह जो 3.5 घंटे लगने थे, उसको सेट करके जब आप यहाँ पर 2.5 घंटे में पेपर सॉल्व कर लेते हो घर पे, तो वहां पर जाके 3 घंटे में पूरा पेपर जो है ना सॉल्व हो जाता है। तो इसीलिए मॉक टेस्ट जो है यहाँ काम आता है। उसके साथ के साथ आपके स्टडी प्लानर को भी दिया जाता है। ये पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस को लेकर बोल रही हूँ। आपको अगर पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस लेना चाहते हो, ठीक है, वो भी ले सकते हो, और आप मेरे साथ जो है तैयारी करेंगे। मैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती हूँ, और उसी के साथ साथ अगर पेपर 1, सिर्फ पेपर 1 भी लेना चाहते हो वो भी ले सकते हो। चॉइस जो है आपका है, डिसीजन आपका है। सोच समझ के डिसीजन लेना, क्योंकि जून 2025 आने में दूर नहीं है, जस्ट 60 डेज रह गया है। तो सोच समझ के डिसीजन लेना। ज- चलते हैं फिर आज का जो सेशन है उसमें 60 डेज का जो स्ट्रेटेजी है उसको डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले ना आपको जो 60 दिन में जो क्या क्या करना चाहिए, आपको सबसे पहले आपका रिजल्ट, आपका जो आउटकम होना चाहिए, आप किस चीज को टारगेट करें उसको जो है आपके दिमाग में जो वो रख लो। आउटकम जो वो क्या लाना चाहते हो आप जब तैयारी करते हो, या फिर जो आप सोच रहे हो करने के भी, तो आउटकम जो वो क्या लाना चाहते हो वो पहले सोच लो। उसके बाद आपके दिमाग में ना गोल जो है ना वो बिल्कुल सेट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। यानी कि आप जिस बच्चे ने जो है जीआरएफ टारगेट करना है, जिसका अभी भी एज जो क्राइटेरिया होता है वो है, जिस बच्चे का जो जीआरएफ टारगेट करना चाहते हो वो बिल्कुल कर सकते हैं जीआरएफ को टारगेट। बट जिस बच्चे का क्राइटेरिया जो है वो पास हो चुका है, यानी कि क्लियर हो गया है, 35+ आई थिंक है ना, 35+ जो है वो हो गया है, तो उन लोगों के लिए जीआरएफ जो है वो तो जीआरएफ तो दे ही नहीं सकते। उनके लिए सिर्फ नेट बचता है। ठीक है, तो नेट को टारगेट अगर कर रहे हो, तो आप लोगों ने डिसाइड करना है सबसे पहले, नेट टारगेट कर रहे हो, जीआरएफ टारगेट कर रहे हो, गोल जो है ना वो उसी हिसाब से फिक्स होगा। एक्शनेबल स्टेप्स, क्या एक्शंस जो वो ले सकते हैं इसके बाद। गोल सेट हो गया। गोल सेट होने के बाद आपको जो है सबसे पहले देखना चाहिए आपका कट ऑफ। कट ऑफ इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। कट ऑफ क्यों इंपॉर्टेंट है? वैसे तो इतने सालों से ना पॉलिटिकल साइंस में आपका दो दो शिफ्ट में जो है ना, दो दो शिफ्ट में पेपर जो है वो हो रहा था। ठीक है, बट अब जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, इतने टाइम बाद, इतने सालों बाद जो है ना, आपका सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हुआ है, जिसके कारण आपका जो कट ऑफ है परसेंटाइल फॉर्मेट में नहीं आता। आपको सीधा सीधा पता चल जाता है कि कितना स्कोर करो तो आपका रिजल्ट जो है वो आएगा। ठीक है, 236 कट ऑफ किया था, तो उस हिसाब से आप सेट कर लीजिए। ये जीआरएफ का जनरल कैटेगरी का बोल रहे हैं। बाकी जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आप लोग पता कर लो, अगर कोई कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो। फिर उसके बाद आप सेट कर लीजिए कि कितना क्वेश्चन जो है मुझे करना जरूरी है। उसी हिसाब से आप अपने टास्क जो है ना वो ब्रेक डाउन करना शुरू करिए। पेपर 1 पे मुझे कितना स्कोर करना चाहिए, पेपर 2 में कितना स्कोर करना चाहिए। अगर आप लोगों जैसे बोलते हैं ना कि पेपर 1 में हर यूनिट से 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऐसा बोला जाता है आपका। लाइक वाइज पेपर 2 में भी हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आना चाहिए उस हिसाब से, तो पर ऐसा नहीं आता। ठीक है, पेपर 2 का तो मैं गारंटी के साथ बोलती हूँ कि नहीं आता 10 क्वेश्चन हर एक यूनिट से। इतने सालों से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भर भर के आ रहे थे, 14-15 क्वेश्चन आ रहे थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ठीक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स का आते थे, आईआरसीपी का आते थे। ठीक है, बट अब जो है इस बार जो पेपर हुआ उसमें भर भर के कौन सा यूनिट देखने को मिला? यूनिट नंबर 8, यूनिट नंबर 7, फॉरेन पॉलिसी, ये सारे आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, ये सारे यूनिट का क्वेश्चन जो है वो भर भर के देखने को मिला है। तो इसका मतलब क्या है, किस चीज पे एम्फोसिस देना चाहिए हमें? थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स अलोंग विद फैक्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो सबसे पहले आप डिसाइड कर लिए कि आपको कौन सा यूनिट जो है वो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, उस हिसाब से पढ़ाई जो है वो शुरू करना है।
आपको जब पढ़ना शुरू करते हो तो रिव्यू जो है ना वो लेना भी जरूरी है कि मैं जो पढ़ रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो पढ़ रही हूँ वो सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, है ना। आपने जो तैयारी किया वो सही डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है। अगर आप पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, तो क्वेश्चंस लगा पा रहे हो कि नहीं, ये जरूरी है जानकारी रखना। तो इसलिए रिव्यू जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है। अब ये नोट टेकिंग्स को लेकर बोल बताती हूँ मैं। नोट टेकिंग्स में जो है ना आपका नोट बनाना जो है वो बहुत जरूरी है। जब आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हो उसका एप्लीकेशन जो लगाने के लिए नोट्स जो है वो बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि नोट्स जब आप बनाते हो ना तो उस टाइम पे क्या होता है, आप लोगों को टू द पॉइंट नोट्स बनानी होती है। पीडीएफ अगर दे रही हूँ तो उसका मतलब ये नहीं होता कि पीडीएफ जो है ना वो पूरा भर भर के आपको लिखना है। शुरुआत में मैं भी ऐसे करती थी जब मुझे नहीं पता था, बट जब फर्स्ट टाइम बनाओगे तो थोड़ा लेंदी बनेगा, सेकंड टाइम बनाओगे तो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तीसरी बार बनाओगे तो और ज्यादा कम हो जाएगा। जैसे कि अगर आप पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच का नोट्स बना रहे हो मान लीजिए, तो उसमें आपको क्या क्या जरूरी होता है। ठीक है। आपका पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, पीईए, पी ऐसे याद कर लो। ठीक है। वैसे तो ऐसे निमोनिक्स बना दिया मैंने, ऐसे कोई उसका ऐसे नहीं दिखा हुआ ऐसे ओरिजिनल थ्योरी में। ठीक है। बट पीएपी पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच, इसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, दो थिंकर्स जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स है आपका, एक तो एडम स्मिथ हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन हो गया आपका, रिकार्डो, डेविड रिकार्डो। इन दोनों थिंकर्स, ये तो दोनों थिंकर्स जो है ना उसके बारे में आपने पढ़ना जरूरी है जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पढ़ते हैं। आपका एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड थ्योरी, वेल्थ ऑफ नेशन किताब 1776, है ना, ये थ्योरी आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच पढ़ते हैं। उसके बाद रिकार्डो का जो तीन इंपॉर्टेंट आपका थ्योरी जो उन्होंने दिया है ना, लॉ ऑफ मार्जिन लॉ ऑफ मार्जिनलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनाइजेशन, ठीक है, उसको जो है आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको जो एक दो और आपका थ्योरीज है, जैसे कि आपके थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, है ना। तो ये जो थ्योरीज है इसको पढ़ना पड़ेगा, उनका बुक्स पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है आपने लिख लेना है कि एडम स्मिथ, रिकार्डो, इनका तीन कॉन्सेप्ट, एडम स्मिथ का इनविजिबल हैंड थ्योरी, उसमें इनविजिबल हैंड का मतलब क्या होता है, उनका बुक, उनका ईयर, बस हो गया काम खत्म यहाँ पर। लाइकवाइज आप दूसरे आपके जो यूनिट्स है उसके हिसाब से भी आप बना सकते हो। अगर कोई थिंकर के वो बना रहे हो आप, थिंकर का नाम लिख लो, उन्होंने क्या क्या दिया है। जैसे कि आप मान लो कोई भी इंडियन पॉलिटिकल थॉट का थिंकर उठा लिया, अंबेडकर उठा लिया, तो उनका उन्होंने जो मूक नायक मैगजीन लिखा है वो हमेशा पीवाईक्यू है आपका। ठीक है। आपका आपके जो अंबेडकर से रिलेटेड बुक्स, क्योंकि बुक्स हमेशा पूछा जाता है अंबेडकर से, उनका जो बाकी उन्होंने जो जैसे सत्याग्रह, टेम्पल एंट्री सत्याग्रह उन्होंने किया था, ये सारे जो है इसको उसमें आपके एक फॉर्मेट बना लो, एक पेज में छोटा सा आपको जो है पेज बना के उसमें लिख लो। इस तरीके से नोट टेकिंग जो है वो होता है। मतलब जितना ज्यादा समराइज हो सकता है उतना ज्यादा करना, जितना ज्यादा छोटा हो सकता है और जितना ज्यादा टू द पॉइंट हो सकता है उतना, और आपको हाईलाइट करते जाओ उसमें। ठीक है। जो जो जरूरी है, जैसे मूक नायक जरूरी है उसको हाईलाइट कर दिया, इनविजिबल हैंड थ्योरी जरूरी है उसमें हाईलाइट कर दिया, एडम स्मिथ को हाईलाइट कर दिया, रिकार्डो को हाईलाइट कर दिया। इस तरीके से हाईलाइट करके चलिए। आपका जो पर्पस है ना अंडरस्टैंड करना और रिटेंशन करना, वो होना चाहिए, वही मेन पर्पस है। नोट टेकिंग जो है वो बाद में भी काम आएगा, इसीलिए बोलती हूँ नोट टेकिंग बहुत जरूरी है, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। आप जब पढ़ रहे हो ना, तो एक चीज जो है मैं बीच में बताना रह गई, इसको इस स्लाइड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ एक चीज। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 2 का यूनिट डिविजन जो है ना वो कर लीजिए। ठीक है। क्योंकि यूनिट डिवीजन यहाँ पे बहुत काम आता है। अगर आप पेपर 1 के लिए बोले ना, जैसे मुझे डीआई बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों को डीआई पसंद नहीं आती, मुझे पता है। आरसी जो है इजीली कर कर सकता है, हर कोई कर सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होता होगा। आपका एमआर, मुझे डीआई अच्छा लगता है तो ऑब्वियस बात है एमआर भी अच्छा लगता होगा। एलआर, ये जो चार यूनिट है ना, ये ऐसे यूनिट है जो आपको जो है अगर पसंद है तो ये इजीली डुएबल है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, डुएबल सब यूनिट चाहिए। ठीक है। तो अब रहता है कितना, 6 यूनिट रहता है, जिसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड आ गया, कम्युनिकेशन आ गया।
ठीक है, आपका हायर एजुकेशन आ गया, आपका पीडीई आ गया और आपका आईसीटी आ गया। इसमें से 4 ऐसे यूनिट को चूज कर लीजिए, 4 यूनिट जो आपको फिक्सली प्रॉपरली तरीके से करना है, जो आपको मतलब कहीं से भी क्वेश्चन आए ना तो आपको आंसर करना ही करना है। 8 यूनिट को आप फिक्स करके चलिए, ठीक है, 8 यूनिट जो है उसको ऐसे फिक्स करके चलिए कि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए 8 यूनिट सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से बनाना है। और 2 यूनिट जो है बाकी उसको ऐसे करना है कि आपको जो है मतलब हल्का हल्का सा ऊपर ऊपर से, इतना इन डेप्थ नहीं, ऊपर ऊपर से। इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप 2 यूनिट को छोड़ के जा रहे हो, छोड़ के तो बिल्कुल भी नहीं जा सकती, करना ही है, बट ऊपर ऊपर से कर लो, इन डेप्थ करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से, ठीक है। कि मतलब पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, आपको पता चलता है कि अगर मान लो कि आईसीटी है, आईसीटी को आप छोड़ रहे हो बट आपको ऊपर ऊपर से करने जाना है। आईसीटी के हमेशा बाइनरी डेसिमल कन्वर्जन हो गया, हेक्साडेसिमल से कन्वर्जन हो गया, ये आता है। एक्सेल अब आजकल बहुत ज्यादा आने लग गया है। वायरस मालवेयर को लेकर हमेशा क्वेश्चन आता है ना। तो इसी तरीके से आप पीवाईक्यू जब सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो उस हिसाब से जो है आपको ऊपर ऊपर से पढ़ के चलना है। वो यूनिट जो है ना, वो टॉपिक जो है ना, वो बिल्कुल करके चलना है, छोड़ के नहीं जा सकते, इसी तरीके से करके चलना। लाइकवाइज पेपर 2 जब पॉलिटिकल साइंस के बारे में बात करते हो ना, पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस के, उसमें आपको क्या करना है, इसमें भी 8 यूनिट जो है वो ऐसे फिक्स यूनिट कर लो, ठीक है, जो जिसका ज्यादा क्वेश्चन आता है, जो ज्यादा आपको सही लगता है अपने हिसाब से। जैसे कि अगर मैं करती पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी करती, यूनिट नंबर 9 10 तो कंपलसरी करती। 8 थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, 8 कर सकते हैं बट थोड़ा सा मुश्किल है, करना जरूरी है वैसे, बट 8 करती मैं। 7 करती इंडियन पॉलिटी, वो भी फैक्चुअल है, वो भी थोड़ा सा मुश्किल है बट करना जरूर चाहिए, ठीक है। उसके बाद यूनिट नंबर 4 5 सीपी और आईआर करती मैं। इंडियन फॉरेन पॉलिसी तो बिल्कुल डेफिनेटली करती। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बिल्कुल करती। अगर मैं ऊपर ऊपर से करती तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट जो है वो थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लेती, या फिर पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो भी थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कर लेती, बस। ये जो है ये टॉपिक इसी तरीके से मैं पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस का भी करती। इसका मतलब क्या है, आप सभी लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे करके चलोगे ना तो आपको जो है शॉर्ट शॉर्ट 8 यूनिट जो है ना उससे कहीं से भी नहीं छूटेगा। आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट करके आ पाओगे। जब आप ऊपर ऊपर से सारे यूनिट को करके जाते हो ना तब आता है दिक्कत। ऐसा करना ही नहीं है, ठीक है। अभी भी 60 दिन है, 60 दिन में बहुत कुछ होता है। हर एक टॉपिक के डिवीजन कर लीजिए 7 दिन के हिसाब से, मतलब 60 डेज के हिसाब से जो है आप कर लीजिए टॉपिक डिवीजन। और पेपर 1 और पेपर 2 का भी डिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, आपको ना पेपर 1 जब पढ़ते हो ना, पेपर 2 छोड़ते हो ना तो पेपर 2 भूलने लग जाता है। पेपर 1 पढ़ते हो, पेपर 2 आपको पेपर 1 छोड़ते हो, पेपर 2 पढ़ लेते हो, पेपर 1 भूलने लग जाता है। तो यहाँ पर आपको जो है डिवीजन जो है अच्छी तरीके से करना पड़ेगा, पेपर 1 का भी पेपर 2 का भी। सपोज आप सुबह पेपर 1 पढ़ रहे हो तो दिन को पेपर 2, दिन को पेपर 1 पढ़ रहे हो तो सुबह पेपर 2, इसी तरीके से जो है डिवीजन जो है वो करके चलना है। हाँ, थोड़ा सा ज्यादा टाइम जो है पेपर 2 को देना पड़ेगा क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन वहां से आता है, ठीक है। सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करिए अच्छी तरीके से, इसी तरीके से, ठीक है। उसके बाद जब पीवाईक्यू सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कितना डेप्थ जाना चाहिए, या फिर आप जब कोई प्रीमियर कोर्स को ज्वाइन करते हो उसी के साथ जो है आपको पता चलेगा कितना इन डेप्थ जो है जाना चाहिए, और आपका जो एडुकेटर, आपका जो टीचर है वो अपने आप पढ़ा देते हैं, ठीक है। उसमें आपका कोई मेहनत जो है वो यहाँ पर आपको जो ढूंढना जो होता है ना कि मुझे कहाँ तक पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, वो आपके एडुकेटर ये सारा काम करके बैठे होते हैं, तभी तो आपसे प्रीमियम चार्ज लेता है ना। फिर उसके बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको समझा है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना शुरू कर लीजिए, यानी कि आपको जो है एमसीक्यू पीवाईक्यू जो है वो सॉल्व करना शुरू कर लीजिए। यहां से पता चलेगा कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, फिर उसको मास्टर कर लीजिए, ठीक है। ऐसे सॉल्व करके तब आपको यहाँ से जो लेवल शुरू किया ना नीचे से, वो यहाँ तक पहुंच जाएगा। जब एमसीक्यू पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे समझ में आएगा, एनालिसिस करोगे उसके बाद और ज्यादा इन डेप्थ चला जाएगा, आपका इंटीग्रेशन जो है मास्टरी की तरफ जो है वो हो गया, ठीक है। अब करंट अफेयर्स की बात करना चाहूंगी मैं,
क्योंकि करंट अफेयर्स जो है ना वो बहुत जरूरी हो रहा है, स्पेशली अगर हम पॉलिटिकल साइंस को लेकर बोले तो। पॉलिसीज जो है, आप कौन सा पॉलिसीज इंप्लीमेंट होते जा रहा है, ठीक है, उन पॉलिसीज के बारे में पढ़ना जरूरी है। डिप्लोमेटिक रिलेशंस जो है आपके इंडिया के साथ, किस देश के साथ जो है रिलेशंस जो है बन रहा है, इंडिया यूएस, इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडियन इटली, ये और भी इंडिया इजिप्ट, ये सारे आपका जो रिलेशन है ना वो पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, आपने इस बार का पेपर में भी देखा होगा यूएस को लेकर कितना ज्यादा फॉरेन पॉलिसी, यूएस के करंट अफेयर्स को लेकर आ गया है। इवन सेक्रेटरी भी पूछा गया है आपके ट्रम्प का, जो अभी भी नया इलेक्टेड हुआ है, ठीक है। और आपका इटली को लेकर आपके जो मिलोनी है ना, तो उसके जो पार्टी है वो कौन सा पार्टी है, ऐसे पूछा गया। तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने प्रधानमंत्री के ऊपर, वो कहाँ कहाँ कौन से देश में जा रहा है, उसको उसके ऊपर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्योंकि जिस देश पे वो जाता है ना, वहां पर जो है चर्चा जो है वहीं पे शुरू हो जाता है। तो उसी हिसाब से जो ना क्वेश्चन के भी आपका जो पूछने का जो तरीका है ना, वो उनके कहाँ जाने के पर, कौन सा देश के साथ क्या रिश्ता बन रहा है, उनके ऊपर भी बने जा रहा है। एक टाइम था एनटीए का, जब जयशंकर जो है आपके फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है, वो जहां जाते थे उनके जो बातें हैं, वो ज्यादा वायरल होते थे। उस चक्कर में आपके जयशंकर से रिलेटेड बातें बहुत पूछने लग गया था। अब आपके अब के बाद नहीं है, बट वैसे जब से 2014 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर भी उनसे रिलेटेड सवाल जो है वो बहुत आने लग गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका पीएम जो है ना वो फॉरेन अफेयर्स में ना, आपके फॉरेन पॉलिसी में ज्यादा जो है उनका एक्सपर्टीज है। इसीलिए जो है आपका यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है ना उनके रिलेटेड जो है वो आसपास के जो है पूछा जाता है। इसीलिए आपको इनके रिलेशंस के ऊपर जो है उसके भी ध्यान देना जरूरी है, उनके करंट अफेयर्स पे भी, मतलब उनके देश के साथ क्या हो रहा है, क्या चीजें नया हो रहा है, उसके साथ आपको ध्यान देना भी जरूरी है। उसके साथ साथ सोसाइटल के इम्पैक्ट, यानी कि सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट हो रहा है, क्या स्कीम्स, क्या आपका प्रोग्राम्स नया आ रहा है। उसके साथ साथ आपको मिलिट्री इंटरवेंशन है ना, मिलिट्री आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है, यूएन के साथ होता है, आपके बाहर यूएस के जो मिलिट्री है उनके साथ इंडिया का होता है, आपके चाहे वो आपके आपके सीज में हो, ओशियंस में हो, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके से जो है आपको पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए आप लोग जो है बिल्कुल यूपीएससी का जो करंट अफेयर्स जो पढ़ाते हैं ना, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स है, वो भी फॉलो कर सकते हैं। वैसे भी आजकल यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन जो वो बहुत देखने को मिलता है आपके यूजीसी नेट पे, है ना, उसी तरीके का। तो इसीलिए इसी तरीके का करंट अफेयर्स जो है आप बिल्कुल तैयारी जो है कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका स्ट्रेटेजी जो है ना आपके पढ़ने का, वो क्या होना चाहिए। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, यानी कि आपको मॉक टेस्ट जो है वो जो बहुत जरूरी है, वो मैंने बता दी, कितने बार बोलूं एक चीज को, है ना। आपको जो मॉक टेस्ट है वो सॉल्व करेंगे आप, टाइम जो है वो आप अल्टीमेटली रिड्यूस होगा, स्पीड जो है अल्टीमेटली इंक्रीज होगा, है ना। इसी तरीके से मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद मॉक टेस्ट ना सिर्फ सॉल्व करना नहीं है, एनालाइज भी करना है, तभी तो पता चलेगा कि कहाँ गलती कर रहा है, कौन सा एरिया में जो है फोकस करने की जरूरत है, वीक लिंक जो है वो पता चल जाएगा, है ना। उसी के साथ साथ आपको जो है एक एग्जाम के जो कंडीशन है ना, सिचुएशन जो है उसमें ढलने की धीरे धीरे जो है कोशिश करवाता है, उस चीज पे जाने की जो है एक रास्ता जो है वो बना लेते हैं, जब आप मॉक टेस्ट जो है रोज प्रैक्टिस करते हो। प्रैक्टिस करिए उस टाइम पीरियड पे 9:30 to 12, 9:30 to 12:30 आपका, और आपका 3:30 बजे से 6:30 बजे, उस टाइम पीरियड में प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आपका एग्जाम जो है इसी टाइम पीरियड पे होता है यूजुअली। उसके साथ साथ रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आपने प्रीमियम कोर्स भी ले लिया, आपने पढ़ भी लिया, फिर आपने छोड़ दिया, ठीक है, धीरे धीरे आपका आगे सिलेबस तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली एक जगह पे तो रुकेगी नहीं, ठीक है। तो वो सिलेबस जो है उस हिसाब से आप पढ़ते चलेंगे। यूनिट नंबर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, बस। फिर 4 होने के बाद आप फिर यूनिट नंबर 1 में नहीं आया ना, कोई फायदा नहीं है। रिवीजन तो करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, क्योंकि आप रिवीजन करोगे तभी तो कॉन्सेप्ट याद होगा, तभी तो एप्लीकेशन में अप्लाई कर पाओगे, वरना कैसे होगा। इसीलिए रिवीजन करना आपके कोर कॉन्सेप्ट का, फिर उसके एप्लीकेशन लगाना, यानी कि प्रैक्टिस, आपको मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करना वो बहुत जरूरी है, जब आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है, अपने बेस को बिल्ड करना है तब। एक बार ऐसे कर दिया ना तो बार बार ऐसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बेस सेट हो गया, बेस क्लियर करो सबसे पहले। बहुत सारे लोगों को दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने ग्रेजुएशन मास्टर्स में ऐसा अपना बेस जो है वो क्लियर नहीं कर रहे होते, सेट नहीं किए होते, ठीक है। तभी तो वो लोग आज आज मतलब बेस, यहाँ से बेस से पढ़ाने की बातें चलता है ना, तभी तो बेस क्लियर करने की जरूरत पड़ता है। तो इसलिए अपने फाउंडेशन को स्ट्रांग बनाइए, मजबूत बनाइए इसी तरीके से,
ठीक है। और ये था आपके पूरा 60 डेज का स्ट्रेटजी। और आपको जो है अगर एक ऑफलाइन क्रैश कोर्स जो है वो हो रहा है जीआरएफ अड्डा के आपके जो सेंटर है जीआरएफ अड्डा के सेंटर जयपुर में जो है, पेपर वन का जो क्रैश कोर्स है वो हो रहा है आपके ऑफलाइन क्रैश कोर्स, जो कि है आपके 9 to 12 PM जो है ना उसके टाइम पीरियड के बीच में जो है वो होता है। और उसमें फ्लैट 50% डिस्काउंट जो है वो बिल्कुल चल रहा है। और यहाँ पर जितने भी फीचर्स दिया हुआ है ना आपके, ये सारे फीचर्स जो है इसमें इंक्लूडेड है आपके कोर्स के अंदर। ठीक है। तो अगर आप लोगों को देखना चाहते हो कि किस तरीके से जो ऑफलाइन कोर्स जो है वो होता है, तो 3 दिन का फ्री डेमोस्ट्रेशन भी आपको मिलता है। जरूर वहां पर जाके जो जयपुर में रहने वाले बच्चे या फिर जयपुर के आसपास वाले बच्चे वो जाकर जो है ऑफलाइन कोर्स को जो है ले सकते हैं। बाकी आपको कुछ भी क्वेरी हो तो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करके बिल्कुल आपको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है। बातचीत करके आपको जो है हल जो है वो निकल जाएगा। उसी के साथ साथ आपका आज का जो क्लास है वो एंड हो चुका है। बाकी आपको कोई भी आपको जो पीडीएफ जो है वो चाहिए जो क्लासेस होती है उसके, तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा को ज्वाइन कर लीजिए। इट्स नॉट ओनली अबाउट पीडीएफ। अगर कोई भी नोटिफिकेशन, चाहे वो आपके पीएचडी का हो, चाहे आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज का हो, अगर नेट से भी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, तो आपको अगर जल्दी से जल्दी पाना चाहते हो तो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस बाय जीआरएफ अड्डा को फॉलो कर लीजिए। ये लिंक है, इस लिंक पे सीधा क्लिक करके आपको जो है उस ग्रुप में आ जाएगा, ज्वाइन करिएगा। ठीक है। इफ यू वांट हैव अ कनेक्शन विद मी, कांटेक्ट करना है तो मेरे साथ। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। ये था आपका 60 डेज स्ट्रेटेजी। आई होप ये 60 डेज स्ट्रेटेजी जो है आपके लिए बहुत एक फायदा देने वाला है, बहुत मदद करेगा आपकी तैयारी पे। और होपफुली आपका इस बार का जो जीआरएफ है जून 2025 का, इसी स्ट्रेटेजी के साथ आपका जो जीआरएफ है वो निकाल पाए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर अगले सेशन में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।